दास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्याय 5, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो आप सभी को पता है कि मैं कोई भी चैप्टर, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं उसका थोड़ा सा अध्याय समीक्षा करता हूँ, यानी कि आपने उस चैप्टर से अभी तक क्या सीखा, तो उसको शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पे। और अगर आप अध्याय समीक्षा यानी कि आपने क्या सीखा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो जैसा आपको पता है कि कक्षा 8 के बाद लगभग विज्ञान के सभी चैप्टर ऐसे हैं, कक्षा 8, 9, 10 के, जो आपको कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पूरे चैप्टर को ध्यान से देखा करिए। ये मत सोचिए कि आज की वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ इसी चीज़ को तैयार कर पाएंगे, आपको बस इतना ही लाभ होगा कि कक्षा 8 की विज्ञान का ये अध्याय तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जब भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, अगर आप अभी से अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में याद रहेंगी। तो अब देर न करते हुए चलिए देखते हैं आपने अभी तक इस अध्याय से क्या सीखा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट वाइज मैंने बना रखा है। पहला पॉइंट है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जीवाश्म ईंधन है। दूसरा पॉइंट है जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। तीसरा पॉइंट है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, यानी कि ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो समाप्त हो सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में ही है, तो इसका हमको जो यूज है सोच समझ के करना चाहिए। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से ही प्राप्त होते हैं। पांचवा पॉइंट है पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसका, आपने क्या सीखा में, कोयले तथा पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, अतः हमें इनका न्यायोचित इस्तेमाल करना चाहिए। वही मैंने अभी स्टार्टिंग में जो बताया कि जो कोयला है, जो पेट्रोलियम है, ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो एक अमाउंट में है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आप रखते हैं, जैसे आपके पास 100 रुपये है, तो अगर उसको आप सही से संभाल के यूज़ नहीं करेंगे तो आप एक दिन में ही खर्च कर सकते हैं। अगर उसको आप संभाल के यूज करेंगे तो उसको कई दिनों तक आप चला सकते हैं। उसी तरीके से कोयला और पेट्रोलियम भी एक लिमिटेड अमाउंट में है। अगर आप उसको बिना सोचे समझे बर्बाद करेंगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। लाखों वर्ष लगे, आपको पता है कि लाखों वर्ष लगते हैं इसको बनने में जीवाश्मों से, और ख़त्म होने में इसको सिर्फ 100 साल में अगर आप ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म हो सकता है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम अभ्यास पे। अभ्यास के प्रश्न जो आपको पूछे गए हैं यहाँ पे, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों को क्लियर तो मतलब पढ़े तो रहते हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं रहती, इसलिए वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो चारों ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन सही होगा और 3 ऑप्शन जो होंगे वो मिलते जुलते होंगे, जिससे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर सही से आप नहीं पढ़ेंगे। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये वह कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं इसी के आंसर के आगे अगले पॉइंट में, सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। अब अगर आप सोच लीजिए कि अगर आप पेट्रोल जला रहे हैं घरों में खाना बनाने के लिए, मान लीजिए कि आपको पेट्रोल दे दिया जाए, मिट्टी का तेल दे दिया जाए, तो जब उसको आप घर में खाना बनाने के लिए यूज करते थे तो देखते होंगे कि उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए यहाँ पे सीएनजी और एलपीजी का हम घरों में डायरेक्ट कारखानों में भी यूज करते हैं, जिससे कारखानों में काम करने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, और घरों में यूज करते हैं जिससे हमारे घर में जो खाना बना रहे हैं उनको भी हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो। जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के द्वारा सीधी की जा सकती है। आपको पता है कि जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे अब पेट्रोल पंप पे जाके सिलेंडर नहीं लाना पड़ता, डायरेक्ट आपके घरों में सीएनजी की पाइप आ रही है, पाइपलाइन के थ्रू आपके घरों में डायरेक्ट वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पहले आपको पता है कोलतार का यूज होता था सड़क निर्माण के लिए, लेकिन वो प्रदूषण कहीं ना कहीं प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो अब पेट्रोलियम उसकी जगह पे पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसको हम क्या कहते हैं, बिटुमिन, उसका प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, आप इसको भी ध्यान से देखिए। वर्णन कीजिए
मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्तर लिखा गया है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। जैसे कोई पेड़ पौधा है, ढेर सारे जंगल हैं, वहाँ पे बाढ़ आ गई बहुत पहले, 300 मिलियन वर्षों पहले, और वो सारे मिट्टी के नीचे दब गए हैं, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए और गहरे होते चले गए। यानी कि जब वो पेड़ दबे, उनके ऊपर बाढ़ आई, तो उनके ऊपर बार बार जब बाढ़ आई तो वो नीचे दबते चले गए, जिससे उन पर ताप व दाब बढ़ता गया। जाहिर सी बात है कि जब वो नीचे बढ़ते जाएंगे तो नीचे की पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की गर्मी है वो उनको बढ़ती जाएगी, तापमान बढ़ता जाएगा पृथ्वी के नीचे जाने पे, और ऊपर से मिट्टी पड़ती गई तो दाब भी ऊपर से मिट्टी का बढ़ता गया, और धीरे धीरे उन पर जब ताप और दाब बढ़ेगा तो जो जीवाश्म थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि कार्बनीकरण किसे कहते हैं। अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे इसमें 3 क्वेश्चन है, क ख ग। तो पहले में देख लीजिए लिखा गया है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करने हैं आपको। तो पहले में भरा जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मैंने नीचे लिख दिया है, मैंने आंसर देख लीजिए, क का आंसर क्या लिखा गया है, कोयला पेट्रोलियम। ख में पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण। परिष्करण कहते हैं इसको, ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आता है आपका 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, क ख ग घ अंगा 5 क्वेश्चन है। क है, देख लीजिए, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। अगर प्रयोगशाला में बना सकते तो हम इसको ये नहीं कहते कि ये कभी ख़त्म हो सकता है। जब हम इसको नहीं बना सकते तभी हम बोलते हैं कि ये एक लिमिटेड अवस्था में है, इसको ये हम अगर गलत तरीके से इसका यूज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल असत्य है। ख है, पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो बिल्कुल गलत है। CNG आपका सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो ये भी असत्य होगा। ग है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो बिल्कुल सत्य है। कोक जो है आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, तो ये है सत्य। घ है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोलतार आपका विभिन्न पदार्थों कोयले के विभिन्न यौगिकों का मिश्रण है। और लास्ट में अंग है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो आपको पता है कि मिट्टी का तेल भी जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पे ये आपका जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका 6वां क्वेश्चन, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्यों। तो यहाँ पे उत्तर देख लीजिए, लिखा गया है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। आपको मैंने जब अभी बताया कि 300 मिलियन वर्ष पहले ये दबे थे मिट्टी के नीचे, और बहुत ज़्यादा दिन बाद 300 मिलियन के वर्षों के बाद ये पेट्रोलियम में या फिर कोयले में परिवर्तित हुए हैं। तो सोच लीजिए कि कितना समय लगता है इसको बदलने में, और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। 300 मिलियन वर्ष तो लग गए, लेकिन अगर हम इसको गलत तरीके से यूज करते जाएँ, डेली बेसिस पे बहुत गंदे तरीके से इसका यूज करें, इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर किसी भी जगह पे खड़े हैं, रेलवे फाटक है, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो उसको स्विच ऑफ तुरंत ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जिससे वहाँ पे आपका जहाँ पे भी आप बचा सकते हैं उसकी खपत को, वहाँ पे उसकी खपत को बचाइए, गलत तरीके से अगर खपत हो रही है तो जानते हैं कि 300 मिलियन वर्ष तो लग गया, लेकिन इसके ख़त्म होने में कुछ सालों का समय ही लगेगा। इसलिए हमें यह न्यायोचित प्रयोग हम न्यायोचित प्रयोग ही करें तो ही सही है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन है वो समाप्त हो सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है, यह कठोर, संरग्ध और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। अब यहाँ पे देख लीजिए, पेट्रोलियम कैसे बनता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा।
पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, कोई भी जानवर है उसकी एक नेचुरल डेथ भी होती है, अननेचुरल डेथ भी होती है। तो जब वो मरे तो समुद्र उनके जो शरीर थे, आपको पता है कि पहले जो जीव थे, बहुत समुद्र में जो जीव होते हैं बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। तो बड़े जो जीव थे वो जब मरे तो उनके जो मृत शरीर थे वो पेंदे में जाके जम गए, और उनके ऊपर फिर धीरे धीरे रेत और मिट्टी जो उसमें रहती है वो उनके ऊपर पड़ती गई और वो तह में ढकते चले गए। लाखों वर्षों से उनके पास वायु नहीं पहुंच पाई, यानी कि समुद्र के नीचे तो वायु पहुंचेगी नहीं। तो लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। ऊपर से पानी का दाब पड़ा और मिट्टी का दाब पड़ा, और रेत जो उसमें बालू होता है उसके ऊपर ढकते गए तो दाब भी बढ़ता गया और नीचे से ताप भी बढ़ता गया, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँची उनके पास, जिससे वो बहुत सालों बाद, लाखों वर्षों बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित हो गए। अब 9वां क्वेश्चन है जो कि आज के इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को वाई अक्ष तथा वर्ष को यक्ष अक्ष से आलेखित करिए। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रम संख्या है 1 से लेकर 7 तक, वर्ष है 2004 से 2010 तक। कमी आई है यहाँ पे देख लीजिए 7.8, 8.6, 9.0, 9.5, 9.9, 11.2 और 10.0। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ पे खुद दर्शाना है। इस चीज़ को आप लोगों को खुद से करना है, छात्र को स्वयं करना है। इस क्वेश्चन का आंसर खुद देना है, क्योंकि ग्राफ पे आप ही दर्शा सकते हैं। आप एक यक्ष अक्ष पे यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्ष दर्शाइए 2004 से 2010 तक। उसके बाद जो वाई अक्ष होता है नीचे से लेके ऊपर तक, उस पर आपको 2004 के सामने 7.8 लिखना है, 2005 के सामने 8.6 लिखना है, 2006 के सामने 9 लिखना है। इसी तरीके से सबके सामने ऊपर वो दर्शा देना है और बाद में उसको एक लाइन से मिला देना है। तो ये हो गया आपका आज के चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको पेट्रोलियम और कोयले से आज के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर नॉर्मल इस अध्याय से आएगा तो आप कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के सॉल्यूशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो उसको बताना ना पड़े कि अपलोड हो गई है, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।